आज हम ओपियोइड का ओवरव्यू देखेंगे, कौन से ओपियोइड्स हैं और उसके बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, तो इस सेशन में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, देखेंगे ओपियोइड को भी आगे क्लासिफाई किया हुआ है, फिर ओपियोइड का इफेक्ट कैसे होता है, ओपियोइड लेने से कैसे महसूस होता है, क्या नशा होता है, फिर उसके विड्रॉल कैसे होते हैं, फिर हम देखेंगे ओपियोइड डिपेंडेंस क्या है। अगर ये 8 में से 3 या 3 से अधिक हैं उनको ही हम बोलेंगे कि ये डिपेंडेंट है। तो आज हम ओपियोइड की डिपेंडेंस देखेंगे, फिर उसका इलाज हम ओपियोइड डिपेंडेंस का कैसे कैसे कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है वो देखेंगे आज। ठीक है, ओपियम जो है पॉपी प्लांट, जिसका टेक्निकल नेम पेपावर सोमनीफेरम है, वहाँ से मिलता है। तो ये नेचुरली अक्रिंग है। ठीक है, ये अफीम का पॉपी प्लांट है। तो अफीम इज ड्राइव्ड फ्रॉम नेचुरली अक्रिंग प्लांट पेपावर सोमनीफेरम। अफगानिस्तान और म्यांमार जो है वो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा इलीगल ओपियम ग्रोइंग कंट्रीज हैं, और इंडिया वन ऑफ द लीगल प्रोड्यूसर। लीगल क्यों है? क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन में इसका इस्तेमाल होता है। ओपियोइड वो हैं जो अफीम की तरह काम करते हैं। ठीक है, और अफीम कहाँ पे काम करती है? ओपियोइड रिसेप्टर पे। ओपियोइड के कौन से रिसेप्टर है? म्यू, डेल्टा और कापा। तो हमने प्रमुख तौर पे जो याद रखना है वो म्यू रिसेप्टर है, मेनली उस पे काम करते हैं। तो जो अफीम की तरह काम करते हैं उनको हम बोलेंगे ओपियोइड। ठीक है, वो सिंथेटिक भी हो सकते हैं, सेमी सिंथेटिक भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसकी उदाहरण जो है वो है मॉर्फिन, कोडीन, ब्यूप्रेनॉर्फिन, फेंटानिल, ट्रामाडोल। ये सारे ओपियोइड्स हैं जो अफीम की तरह काम करते हैं। जो ड्रग्स, उनको हम बोलते हैं ओपियोइड्स। ठीक है, और ये काम करते हैं म्यू रिसेप्टर पे। अफीम कैसे निकालते हैं? तो ये हमने जो पीछे प्लांट देखा ये वाला, इसको लीगली जैसे इंडिया में कल्टीवेट करते हैं, इसकी खेती करते हैं। जब ये इसका फ्लावरिंग टॉप पकने वाला होता है तब इसके अंदर एक बल्ब में वो चीरा लगा देते हैं। चीरा लगाने के बाद उसको छोड़ देते हैं, तो उसमें से धीरे धीरे से ऊज होके ये बाहर ऐसा रेजिन जो निकलता है, फिर उसको छोड़ देते हैं, वो उसका कलर चेंज हो जाता है। फिर उसको स्क्रैप कर लेते हैं इस औजार से, और फिर वो ऐसे अफीम निकल आती है। तो अब इस अफीम के अंदर 3-4 चीज़ें होती हैं, वो हम देखेंगे कौन सी हैं। ठीक है, ये पॉपी प्लांट है, और जब ये सूख जाता है इस निकालने के बाद, उसको हम डोडा बोलते हैं। तो ओपियोइड को क्लासीफाई किया है कि वो हमें सोर्स ऑफ प्रोडक्शन कहाँ से मिल रहा है, उसकी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और रूट ऑफ इनटेक से। तो सबसे पहले नेचुरली अक्रिंग जो है वो है हमारी अफीम, जो अभी हमने देखा कि प्लांट में से निकलती है चीरा लगाने के बाद। वही अफीम के अंदर मॉर्फिन भी होती है, वही अफीम के अंदर कोडीन भी होती है। कोडीन आपने सुना है? कोडीन सिरप सुना होगा, खांसी में जो देते हैं, है ना? तो वो भी नेचुरली अक्रिंग है। वो काले रंग की अफीम के अंदर ही ये कोडीन भी होती है। तो ये 3 चीज़ें जो है वो ओपियम के, वो पॉपी प्लांट के चीरा लगाने के बाद अफीम के अंदर ये पाई जाती हैं। फिर सेमी सिंथेटिक क्या होगा? अफीम, मॉर्फिन, इन चीज़ों को लेकर हम हमारे पास जो लैब में कुछ केमिकल रिएक्शन करने के बाद जो बनाते हैं वो सेमी सिंथेटिक है। मतलब नेचुरली अफीम के पौधे से कुछ लिया और फैक्ट्री में मिलाकर उसका बनाया। तो मॉर्फिन से बनाते हैं डाईएसिटाइल मॉर्फिन, जिसको हम हेरोइन बोलते हैं। तो हेरोइन का जो टेक्निकल नेम है वो है डाईएसिटाइल मॉर्फिन। फिर हाइड्रोमॉर्फिन, ऑक्सीकोडोन और ब्यूप्रेनॉर्फिन। तो पॉपी प्लांट की अफीम में एक थीबेन होता है, वो भी नेचुरली अक्रिंग है, उससे ब्यूप्रेनॉर्फिन बनती है। ठीक है, तो 4 चीज़ें इसमें हैं नेचुरली में, ओपियम, मॉर्फिन, कोडीन और थीबेन। मॉर्फिन से बनता है डाईएसिटाइल मॉर्फिन, जिसको हम चिट्टा बोलते हैं, और ब्यूप्रेनॉर्फिन बनती है थीबेन से, वो भी इसके अफीम के अंदर ही होता है नेचुरली। तो ये सेमी सिंथेटिक है। सेमी सिंथेटिक का मतलब जो प्लांट से कुछ लिया और लैब में केमिकल रिएक्शन करने के बाद बनाया। फिर प्योरली सिंथेटिक, इसमें प्लांट डेरिवेटिव कुछ नहीं है, प्लांट से हमने कुछ नहीं लिया, प्योरली लैब में बनाया है। लेकिन ये काम कैसे करती हैं? अफीम की तरह ही। तो उदाहरण के तौर पे डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सिफन कैप्सूल जो आते हैं, फिर मेथाडोन और लीवो अल्फा एसिटाइल मेथाडोल, पेंटाजोसिन जो फोर्टविन के टीके आते हैं, ये सारे सिंथेटिक है।
इसमें प्लांट से कुछ नहीं हमने लिया है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए अफीम और ओपियोइड में अंतर क्या है। अफीम नेचुरली अकरिंग है, म्यू रिसेप्टर पे काम करती है। अफीम लेने से कैसा महसूस होता है? नशा होगा, खुशी महसूस होगी और उसका दर्द जो है वो चला जाएगा। ओपियोइड क्या है? अफीम जैसे ही काम करता है, वही रिसेप्टर पे काम करता है जहाँ पे अफीम काम करती है, वैसा ही असर उसका होता है, लेकिन वो सिंथेटिक भी हो सकता है, सेमी सिंथेटिक भी हो सकता है और नेचुरल भी। जो अफीम की तरह काम करें उन सब ड्रग्स को हम ओपियोइड बोलते हैं। फिर अगली जो क्लासिफिकेशन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, वो काम कैसे करती है। तो एक होता है एगनिस्ट, एक होता है पार्शियल एगनिस्ट और एक तीसरा होता है एंटागनिस्ट, ठीक है। तो एगनिस्ट क्या करता है? हमें पता है ओपीएम कहाँ काम करती है, कौन से रिसेप्टर पे? म्यू पे। तो एगनिस्ट हम उसको बोलते हैं कोई भी ड्रग जो रिसेप्टर पे बैठ के उसको एक्टिवेट करता है, उसका असर लेके आता है। तो एगनिस्ट क्या करेगा? रिसेप्टर के ऊपर बैठेगा और उसका एक्शन 100% लेकर आएगा। पार्शियल एगनिस्ट किसको बोलते हैं हम? रिसेप्टर पे बैठेगा और उसका जो एक्शन है वो 100% से कम होगा। तो उसकी उदाहरण क्या है? बुप्रेनॉर्फिन। बुप्रेनॉर्फिन एक पार्शियल एगनिस्ट है, रिसेप्टर पे बैठती है और एक्शन जो है 100% से कम होता है। और फुल एगनिस्ट हम किसको बोलते हैं? जिसका एक्शन रिसेप्टर पे 100% होगा। और एंटागनिस्ट क्या होगा? रिसेप्टर पे बैठेगा लेकिन एक्शन कुछ नहीं होगा। तो हमारे जो उदाहरणें हैं फुल एगनिस्ट की, वो मॉर्फिन, हेरोइन, कोडिन, मेथाडोन, ये सारे जो ओपियोइड्स हैं ये फुल एगनिस्ट है, रिसेप्टर पे बैठेंगे और उसका एक्शन 100% आएगा, ठीक है। और पार्शियल एगनिस्ट का वो भी म्यू रिसेप्टर पे बैठेगा लेकिन एक्शन 100% से कम होगा, ठीक है। तो उसकी पार्शियल एगनिस्ट की उदाहरण क्या है? बुप्रेनॉर्फिन जो हम देते हैं ओएसटी। ये मान लीजिए म्यू रिसेप्टर है जहाँ पर जो है ड्रग ने जाकर काम करना है, ओपियोइड ने जाकर काम करना है। तो ये म्यू रिसेप्टर है, ये आप इसको उदाहरण के तौर पे हम ऐसे समझेंगे कि ये एक लॉक है। ये म्यू रिसेप्टर है, ये एक लॉक है। अगर इसके अंदर चाबी लगेगी तो लॉक खुल जाएगा और जो एक्शन है वो आएगा। तो जो अफीम है, अब अफीम की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है ये जो चाबी है ये इस लॉक में फिट हो जाएगी? हो जाएगी, है ना। तो अफीम क्या है? फुल एगनिस्ट है, तो एक्शन क्या होगा? 100%। तो ये चाबी लग गई और लॉक खुल गया और इसका एक्शन जो है 100% आ गया। अब हमारे पास ये हेरोइन है, चिट्टा, जिसको हम डाइएसिटाइल मॉर्फिन बोलते हैं टेक्निकल नेम। ये भी एक क्या है? फुल एगनिस्ट है। तो ये जो चाबी है ये पहले वाली चाबी से मिलती जुलती है। आपको लगता है कि ये चाबी जो है इस लॉक में बैठ जाएगी? कई बार हमारे पास डुप्लीकेट चाबी होती है ना, बैठ जाएगी? चलो देखते हैं, बैठ गई और इसका भी जो एक्शन है 100% जो है आ गया। अब हमारे पास ये बुप्रेनॉर्फिन है, आप ध्यान से देखो कि मतलब ये लॉक में बैठेगी कि नहीं बैठेगी? है, टेढ़ी मेढ़ी चलेगी, मतलब फंस सकती है। हाँ, स्पेस रह सकता है, मतलब फंसेगी, कुछ तो बैठ जाएगी। लेकिन हमने क्या पढ़ा? बुप्रेनॉर्फिन क्या है? पार्शियल एगनिस्ट है, तो उसका एक्शन कितना है? तो ये भी जो चाबी है इसमें बैठ जाएगी लेकिन प्रॉपरली नहीं बैठेगी, तो इसका एक्शन भी जो है वो 100% से कम आएगा, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आया कि हमारे ब्रेन के अंदर, कल हमने देखा था कि ब्रेन के अंदर म्यू रिसेप्टर है, पेट के अंदर भी है ना। तो ब्रेन में हमने देखा था कि ब्रेन में अगर म्यू रिसेप्टर पे ओपियोइड काम करेगा तो उसका एक्शन कैसे आएगा? दर्द दूर हो जाएगा, खांसी है तो खांसी दूर हो जाएगी, नशा होगा, ठीक है, ये, और आंखों की पुतलियां छोटी हो जाएंगी, है ना। तो फुल एगनिस्ट का काम है कि वो रिसेप्टर पे बैठेगा, लॉक में बैठेगा और लॉक को खोल देगा और उसका एक्शन कितना आएगा फुल एगनिस्ट का? 100%। ये जो सिमिलर चाबी है बुप्रेनॉर्फिन, ये भी बैठ जाएगी लेकिन प्रॉपरली नहीं बैठेगी ऐसे, और उसका एक्शन कितना आएगा बुप्रेनॉर्फिन का? 100 से कम। तो ये पार्शियल एगनिस्ट है। हम
ओपियाइड्स को डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो हमें कहाँ से मिल रहे हैं, है ना। दूसरा वो फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या है उसकी, वो एगनिस्ट है, पार्शियल एगनिस्ट है कि एंटागनिस्ट है, ठीक है। और तीसरी हमारी क्लासिफिकेशन जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ इनटेक। तो ओपियोइड किस रूट से ले रहे हैं उस आधार पे भी हमने इसको क्लासिफाई किया है। तो ओरल प्रेपरेशंस जो है वो है हमारी कौन सी जो आपको पेशेंट आके बताते हैं कि डॉक्टर साहब हम ये ऐसे लेते हैं। कौन से ओपियोइड है जो ओरली ले सकते हैं। अफीम बताया, ट्रामाडोल और डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सिफेन बताया, वेरी गुड, वो सबलिंगुअल हो गया। ओरली कोडिन वेरी गुड, सिरप हो गया, है ना। और पेंटाजोसिन वेरी गुड, है ना। तो ये फोर्टविन, मॉर्फिन, ब्यूप्रेनॉर्फिन के इंजेक्शन भी आते हैं। फिर ब्यूप्रेनॉर्फिन को सबलिंगुअल रूट भी है हमारा। फिर चिट्टा हो गया, वो लोग सूंघते हैं, लेकिन चिट्टे का लोग इंजेक्शन भी लगा लेते हैं। और जो प्रोपोक्सिफिन के कैप्सूल हैं प्रॉक्सी-1, उसको भी लोग खोलकर उसको भी इंजेक्ट कर लेते हैं, है ना। तो ओरल प्रेपरेशन में अफीम, डोडा, मॉर्फिन की गोलियां, मेथाडोन, कोडीन, ट्रामाडोल, ये सारे हो गए ओरल। सूंघने वाले हो गए चिट्टा, और टीके वाले हो गए ब्यूप्रेनॉर्फिन का इंजेक्शन आता है ना, मॉर्फिन और फोर्टविन, ठीक है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ किस रूट से वो ले रहे हैं उसके आधार पे इसको क्लासिफाई किया। लेकिन कुछ ओरल वाले लोग इंजेक्ट कर सकते हैं, कुछ इनहेलेशन वाले भी लोग इंजेक्ट कर सकते हैं। तो कॉमनली अवेलेबल जो नेचुरल ओपियोइड्स हैं जो हमें नेचुरली प्लांट से मिल रहे हैं वो है अफीम और डोडा। तो अफीम निकालने के बाद जब ये फ्लावरिंग टॉप सुखा लेते हैं, इसके अंदर भी थोड़ी बहुत जो है अफीम लगी रह जाती है, उसी का इसको असर आता है जब पेशेंट इसको क्रश करके लेता है। जब इसका चूरा बना लेंगे तो हम पॉपी हस्क बोल देते हैं, जिसको बुक्की भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर लोग इसको डायरेक्टली भी खाते हैं तो इसको डोडा बोलते हैं। फिर जब कल मैंने एक उदाहरण बताई थी, जैसे हम गन्ने से सफ़ेद चीनी बनाते हैं, तब जो पहले प्रोसेसिंग में निकलती है शक्कर, है ना, तो वो इम्प्योर होती है, ठीक, एक तरीके से, क्योंकि हम चीनी यूज़ करते हैं वाइट शुगर, ठीक है। वाइट शुगर कैसे बनाते हैं, फिर उसको लैब में लेके जाते हैं, प्रोसेस करते हैं, प्रोसेसिंग कॉस्ट भी बढ़ जाती है, तो चीनी महंगी है। वैसे ही जब मॉर्फिन से, हमें पता है कि मॉर्फिन से बनती है डाईएसिटाइल मॉर्फिन, जिसको हम चिट्टा बोलते हैं। जब मॉर्फिन को प्रोसेस कर रहे होते हैं तो जो पहले स्टेप में जो चीज़ निकलती है उसको इम्प्योर हेरोइन बोलते हैं, जिसको हम ब्राउन शुगर भी बोलते हैं। तो इसका स्ट्रीट नेम जो है इम्प्योर हेरोइन का ब्राउन शुगर भी है। क्यों है? क्योंकि ये ब्राउन शुगर की तरह दिखती है और ये कॉस्ट में भी सस्ती होती है। तो आपको पेशेंट बोलेंगे मैं स्मैक लेता हूँ या ब्राउन शुगर लेता हूँ या इम्प्योर हेरोइन, ये तीनों चीज़ें सेम है, ठीक है। तो स्मैक की कॉस्टिंग जो है कम है क्योंकि इसमें बनाने में खर्चा कम आया है। जब इससे आगे वो प्रोसेस करते हैं तो चिट्टा बनाते हैं, उसको हम डाईएसिटाइल मॉर्फिन बोलते हैं, चिट्टा बोल लो, है ना, तो या पाउडर कह देते हैं वो। तो ये प्योर हेरोइन को हम जो है चिट्टा बोलते हैं। तो ये महंगा है, इसमें कॉस्टिंग भी ज़्यादा आई है बनाने में, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब पेशेंट बोले कि मैं ब्राउन शुगर ले रहा हूँ या स्मैक ले रहा हूँ, तो वो इम्प्योर फॉर्म ऑफ हेरोइन ही ले रहा है। फिर हमारे कॉमन इंजेक्टेबल्स फॉर्म आते हैं, है ना, ठीक है। तो इसमें जैसे फोर्टविन के टीके हो गए, पेंटाजोसिन, ब्यूप्रेनॉर्फिन के इंजेक्शन आते हैं, ये इंजेक्टेबल फॉर्म्स में आते हैं। तो हम इसे कैंसर पेन में और वेरियस पेन कंडीशंस में हम इनको ओपियोइड्स को यूज़ करते हैं। ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे मिलते हैं, ठीक है, और हम इसे मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास गोलियां आती हैं, जैसे ट्रामाडोल सर ने बताया। तो ट्रामाडोल बहुत बढ़िया पेन किलर है, तो एज अ पेन किलर हम इसको यूज़ करते हैं। आपने सुना होगा लोमोटिल की गोलियां, है ना, सुना आपने? पेशेंट ने डॉक्टर साहब मैं तो 20-30 गोलियां 50 गोली लोमोटिल की खाता हूँ। तो इसमें डायफेनॉक्सिलेट रहता है, वो भी एक ओपियोइड है जो डायरिया में यूज़ करते हैं। एक ये हो गया, एक लोप्रामाइड हो गया। तो ये डायरिया में यूज़ करते हैं लोग, इसका भी मिसयूज़ करते हैं। तो वही उसको ज़्यादा मात्रा में उनको लेना पड़ता है, तब जाकर उनको वो मज़ा आता है। फिर हमारे कफ सिरप हो गए, जैसे कोडीन, ब्रेन में रेस्पिरेटरी सेंटर रहता है, वहाँ पे जाकर ये जब काम करेंगे तो कफ को सप्रेस कर देती है। ओपियोइड सारी क्या है? ब्रेन डिप्रेसेंट है,
है ना। तो हम इसको दवाई के तौर पे कोडिन सिरप्स को यूज़ करते हैं ड्राई कफ में। हमें पता है कि ओपियोइड के रिसेप्टर ब्रेन में भी हैं, पेट की स्मूथ मसल्स हमारी आंतड़ियों में भी म्यू रिसेप्टर हैं, वही वाले लॉक जहाँ पे जाके इन्होंने काम करना है। तो अगर ब्रेन के म्यू रिसेप्टर में जाकर जब ओपियोइड काम करेगा तो हमें पता है ओपियोइड सबसे बढ़िया पेन किलर्स हैं, तो दर्द दूर हो जाएगा। फिर ये डोपामीन रिलीज करवाता है, मिड ब्रेन में काम करेगा रिवॉर्ड पाथवे में, तो उसको मज़ा भी आएगा, नशा भी होगा, यूफोरिया होगा, आंखों की पुतलियां छोटी हो जाएंगी, ठीक है, और कफ को दबा देगा। अगर ज़्यादा मात्रा में ले लेगा तो सांस को बंद भी कर सकता है क्योंकि ब्रेन डिप्रेसेंट है। और जब पेट के म्यू रिसेप्टर पे काम करेगा तो कॉन्स्टिपेशन कर सकता है। तो ये सारे ओपियोइड्स के इफेक्ट हैं। तो सबसे पहले क्राइटेरिया क्या है कि लंबे समय से ज़्यादा मात्रा में। तो हमारे पास पेशेंट कई बार आते हैं कि डॉक्टर साहब पहले तो मैंने स्मैक से चालू किया था, 1-2 लाइन लेता था, फिर धीरे धीरे उसको मेरी मात्रा बढ़ती रही और मेरे को पहले 2 लाइन से मज़ा आता था, अब 2 लाइन से मज़ा नहीं आता, तो उसको डोज बढ़ानी पड़ी, तो बेसिकली उसकी कैपेसिटी बढ़ गई। तो इस चीज़ को हम टॉलरेंस बोलते हैं, है ना, कि उसकी टॉलरेंस बढ़ गई। अब उसको 2 लाइनों से मज़ा नहीं आता, उतना ही मज़ा लेने के लिए उसको डोज बढ़ाना पड़ा, उसको हम टॉलरेंस कहते हैं। तो ज़्यादा मात्रा में, एक क्राइटेरिया ये है पहले नंबर पे, ज़्यादा मात्रा में ओपियोइड ले रहा है, लंबे समय से ले रहा है, ऑलमोस्ट डेली या डेली ले रहा है। सेकंड क्राइटेरिया क्या है कि उसको जब नशा नहीं मिलता बहुत तीव्र इच्छा होती है कि मैं ले लूँ, तलब उठती है, इररेजिस्टेबल है, वो रेजिस्ट नहीं कर सकते इसको, तो परसिस्टेंट है, थ्रू आउट द डे रहती है, ठीक है। तो परसिस्टेंट इररेजिस्टेबल डिजायर टू टेक एन ओपियोइड, सिंपल भाषा में तलब, तीव्र इच्छा, इसको हम क्रेविंग बोलते हैं। तो ये सेकंड क्राइटेरिया है। फिर वो आप कभी उनसे बैठ के बात करिए, वो आपको ज़रूर बताएंगे कि हमने कोशिश तो की है कम करने की, लेकिन हमसे हो नहीं पाता। तो यहाँ तो कई बार क्या होता है, कहीं चले गए, वैसे मम्मी कहीं मंदिर में लेके गई थी, 2 दिन यात्रा में थे, मतलब ये पेशेंट हमेशा कुछ ना छोड़ने की कोशिश करते हैं, नहीं मिलता लेकिन इनसे हो नहीं पाता। तो देर आर अनसक्सेसफुल एफर्ट्स टू कट डाउन, कोशिश करते हैं छोड़ने की, ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं करते, लेकिन जब कोशिश की वो ना सफल होगी। ये तीसरा क्राइटेरिया है, अनसक्सेसफुल एफर्ट्स टू कट डाउन। पेशेंट का दिनचर्या जो है, सबसे पहले सुबह उठेगा, फिर देखेगा कोई पैसों का जुगाड़ करना है, क्योंकि सस्ता तो नहीं है, बहुत महंगा है, ठीक है, कम से कम 2500-3000 रुपये का ग्राम है। उनका सारा दिनचर्या कहाँ से नशा लेना है, पैसों का जुगाड़ करना है, फिर उनको डर भी है कि कोई पकड़ ना ले। नशा लगाने के बाद नशा भी क्या कहाँ पे लेंगे, कोई ऐसी जगह पे लेते हैं जहाँ कोई पकड़ ना ले। फिर घर पे जाना है, सही होकर जाना है, घर वाले ना पकड़ लें, पुलिस ना पकड़ ले। तो सारा दिनचर्या जो उनका है नशा लेने में, कहाँ से लेना है, कहाँ बैठकर करना है, कब उसका नशा उतरेगा तब घर जाएंगे। तो जब सारा दिनचर्या उनका यही कामों में निकल गया, तो क्या उनके पास बाकी कार्य करने के लिए, घर परिवार संभालने के लिए, काम पे जाने के लिए समय बचेगा? नहीं बचता ना। तो इम्पोर्टेंट सोशल, ऑक्यूपेशनल, और जो उनको क्रिकेट खेलना, कोई चीज़ें पसंद थी, वो रिक्रिएशनल एक्टिविटी उनकी कम हो जाती हैं, छूट जाती हैं। क्यों छूट जाती हैं? क्योंकि अ ग्रेट डील ऑफ टाइम वो सारे इन चीज़ों में ऑक्यूपाइड रहते हैं, प्री ऑक्यूपाइड रहते हैं इन चीज़ों में, सारा दिनचर्या तो उनका इधर निकल गया। हमारा 5वां क्राइटेरिया, उनका सोशियो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग जो है वो कम हो जाती है। तो समाज में जो समाज के प्रति जरूरी कार्य हैं वो नहीं कर पाते, घर परिवार को नहीं देख पाते, काम नहीं सही ढंग से कर पाते, और उनकी रिक्रिएशनल एक्टिविटी जो उनको खेलना, क्रिकेट खेलना, कोई चीज़ें पसंद थी, वो भी उनकी छूट जाती हैं। उनको पता है कि टीका लगाने से HIV हो गया है, फिर भी वो जो है नशा ले रहे हैं। डॉक्टर ने बोला कि शराब पी रहे थे, आपके जिगर में नुक्स पड़ गया, LFT बढ़ के आए हैं, जिगर में सोज है, आप बंद कीजिए। लेकिन उनको ये चीज़ जो है नज़र में आने बंद हो जाती है, क्योंकि ड्रग सीकिंग बिहेवियर हो जाता है, अब कंपल्शन बन गई है लेना, है ना। तो नुकसान होने के बावजूद भी वो अपना नशा जो है चालू कर रखते हैं। इसको हम बोलते हैं कॉन्टीन्यूस यूज डिस्पाइट हार्म, मतलब यूज़ करते रहते हैं हार्म होने के बावजूद भी, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो साइकोलॉजिकल है, चाहे सोशल है, चाहे लीगल है। पर्चा हो गया, पुलिस ने पकड़ा,
चालान काटा, शराब पी के चला रहा था, फिर भी पी रहा है, नेक्स्ट टाइम ड्राइव कर रहा है वैसे ही। तो हार्म खाली फिजिकल नहीं, सोशल भी हो सकते हैं, फैमिलियल भी हो सकते हैं और ऑक्यूपेशनल भी हो सकते हैं। तो हार्म होने के बावजूद भी नशा ले रहा है, ये भी एक क्राइटेरिया है। फिर टॉलरेंस, टॉलरेंस सरल भाषा में जैसे मैंने बताया कि कैपेसिटी, जो पहले 2 पैग से नशा आ रहा था या 2 लाइन चिट्टा लेने से मज़ा आ रहा था, उतना ही मज़ा लेने के लिए उसको डोज जो है अपना बढ़ाना पड़ा। और जब चिट्टा नहीं मिलता उसको, जो उसको फिजिकल डिस्कम्फर्ट होता है, छोड़ने पे टूटन होती है, आँख से पानी छूटता है ना, जब वो कम मात्रा में लेंगे या एकदम से बंद करेंगे, जो शारीरिक के दिक्कत उनको आती है उनको हम विड्रॉल बोलते हैं। और यूजुअली ये ऑपोजिट होते हैं अक्यूट इफेक्ट के। तो अक्यूट इफेक्ट का ये था, तो इनसे उल्टा होगा जब उनको कम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हमें ओपियोइड डिपेंडेंस के क्राइटेरिया बाय हार्ट याद होने चाहिए और हमने ये हर नशे के लिए लिखना है। जो भी वो पेशेंट लेता है उनसे ये पूछना है कि कितना समय हो गया आपको लेते हुए, डेली ले रहे हो कि कभी कभार लेते हो, कभी आपने छोड़ने की कोशिश की, वो बताएगा हाँ, तो आप लिखोगे अनसक्सेसफुल, डॉक्टर लिखेंगे, वो डॉक्टर के पहले पेज के परफॉर्मा में बीच में लाइन एक गैप छोड़ा हुआ है ना, कि डिपेंडेंस है, करंट डिपेंडेंस है कि पास्ट डिपेंडेंस थी, उस बीच में लाइन है। तो वहाँ पे हमने ये मेंशन करने कि ये क्राइटेरिया इसके फुलफिल हैं। तो 3 या 3 से अधिक होंगे तभी हम बोलेंगे कि ये ओपियोइड डिपेंडेंट है। और बुप्रेनॉर्फिन ओपियोइड डिपेंडेंट पेशेंट कोई देनी है हमने, कोई ऐसे नहीं है कि बोलेगा कि अभी तो मैं शराब पीता हूँ, 5 महीने पहले मैं चिट्टा ले रहा था, तो ऐसे पेशेंट की नहीं स्टार्ट करेंगे। तो करंट डिपेंडेंस होगी तभी स्टार्ट करेंगे। और डिपेंडेंस के क्राइटेरिया हमें बाय हार्ट होने चाहिए। अब इसके विड्रॉल जो है कैसे होते हैं, अक्यूट इफेक्ट क्या था, तो मोटा मोटा हमने ये समझना है, सारे होल्स जो है खुल जाते हैं इसके विड्रॉल में। दर्द रुक जाता था, अब दर्द ज़्यादा होगा। उल्टा होता है, जैसे आपने बताया आंखों से पानी आता है तो आंख खुल गई, ये मान लीजिए आंखों की पुतलियां छोटी हो गई थी, अब इसमें क्या होगा, उल्टा होगा, मिड्रेसिस होगा। नाक से पानी छूटेगा, नाक की होल खुल गई, मुंह खुल गया, वासियाँ आएंगी, है ना। इसको याद ऐसे रखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। डायरिया वॉमिटिंग हो जाएगा, ठीक है। गूज बम्प आएंगे, ये भी पाइलोरेक्शन हो जाएगी, पेट में मरोड़ आएंगे, दर्द रहेगी, बेचैन रहेगा और नींद नहीं आएगी। ये हालात उसके पेशेंट के बनते हैं। और यूजुअली क्या है, लोग क्या कहते हैं कि ओपियोइड डॉक्टर साहब मैंने एकदम से बंद कर दूंगा, मेरे को अधरंग ना हो जाए, ऐसे भी लोग बोलते हैं ना कि एक। तो ओपियोइड के जो विड्रॉल है वो बहुत डिस्ट्रेसिंग रहते हैं। पेशेंट हो सकता है मछली की तरह तड़फे, लेकिन जानलेवा नहीं है। अल्कोहल के विड्रॉल जानलेवा हो सकते हैं अगर बहुत सीवियर डिपेंडेंस है ना। तो हमारे लोगों में ये गलत धारणा बनी हुई है कि एकदम से फीम छोड़ देंगे, कहीं पैरालाइज ना हो जाए, अधरंग ना हो जाए। वो अल्कोहल वाले केस में हो सकता है अगर सीवियर डिपेंडेंस है, लेकिन इसके विड्रॉल इंसान को तंग बहुत करते हैं। तो ज़्यादातर लोग फिर इसको झेल नहीं पाते, इसलिए दोबारा फिर से वो नशा लेने लगते हैं। ओपियोइड के विड्रॉल जो हैं उसमें ओपनिंग ऑफ ऑल होल्स आप याद रखेंगे। आंखों की पुतलियां बड़ी होगी, पानी निकलने लगा, नाक से पानी चल रहा है, वासियाँ आ रही हैं, उल्टी हो रही है, डायरिया हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं, दर्दें होंगी, बेचैन रहेगा, इरिटेटेड रहेगा, है ना। तो ये जानलेवा नहीं है, लेकिन पेशेंट के लिए बहुत डिस्ट्रेसिंग है। ये जो सारे विड्रॉल हैं इसको हम बोलते हैं अक्यूट। मतलब आज इंसान ने नशा बंद किया, कुछ दिन से लेके कुछ हफ्ते तक, 3-4 हफ्ते तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये चलते हैं। उसके बाद ये अपने आप सबसाइड हो जाते हैं, चाहे आप कोई मेडिसिन दो या ना दो। लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे भी विड्रॉल होते हैं जो लंबा समय, मतलब कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीनों तक भी चलते हैं। कई बार आपको पेशेंट बोलते हैं ना भी डॉक्टर साहब ओएसटी तो अब चालू कर दी है, मेरे को आँख नाक से पानी तो बंद हो जाता है। उसके बाद वो कौन सी दिक्कतें बताते हैं आपको? नींद नहीं आती, और क्या बोलते हैं, बेचैनी होती है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, मन नहीं ठीक लगता, चिड़चिड़ापन, है ना, मूड चेंजेस रहती हैं, पिन्नियों में दर्द रहता है, काफ मसल्स में रहता है ना, और कमर में रहता है ना, भूख नहीं लगती। क्रॉनिक विड्रॉल्स हैं जो कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीनों तक चल सकते हैं, वो ये है ना।
तो इसको हम क्रॉनिक बोलते हैं या प्रोट्रैक्टेड भी बोलते हैं, सेम ही है चीज। वो बोलेंगे डीप मसल एक्स एंड पेन, डॉक्टर साहब मेरी पिन्नियों में दर्द रहता है, मेरी कमर में दर्द रहता है, अब तो मेरे को 1 महीना हो गया दवाई चालू किए हुए को, या नशा छोड़े को 1 महीना हो गया। कई बार ऐसे भी पेशेंट होते हैं ओएसटी नहीं ले रहे, खुद की विल पावर से भी कई बार छोड़ देते हैं। जो आप बता रहे थे नींद नहीं सही आती, ये बोलते हैं पेशेंट। फिर मूड का बता रहे थे, मन उदास रहता है, एनेडोनिया रहता है, जो पहली चीजों में मजा आता था काम करने में अब उसमें आनंद नहीं आता, है ना। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं पेशेंट, है ना। और भूख का किसी ने बताया, और क्रेविंग। तो ये लंबा समय चल सकती है, लंबा समय, है ना। और यही कारण बनता है कि पेशेंट जो है रिलैप्स हो जाता है। कई बार क्या होता है कि हमें खुद को नहीं पता होता, है ना। तो हमें भी ये जानना जरूरी है कि ये आज नशा छोड़ने से कुछ दिन ये दिक्कत रहेगी अक्यूट वाली, ये कुछ महीनों तक रह सकती है। तो पेशेंट को लगता है कि मेरे को तो 2 महीने हो गए नशा छोड़े को, अभी भी मेरे को क्यों दिक्कत हो रही है। तो हमसे वो शेयर नहीं करता और कई बार हम भी नहीं बता पाते। तो पेशेंट ऐसे फिर उसके चांसेस बन जाते हैं कि वो दोबारा नशा लेने चालू होता है। ये सारी दिक्कतें कुछ महीनों तक चल सकती हैं। ये भी एक कारण है, इसीलिए ओएसटी इतना लंबा समय हम देते हैं, ताकि उसको ये वाली दिक्कतें भी महसूस ना हो। फिर उसके बाद ओपिएट डिपेंडेंस के और क्या फीचर हैं। ओपिएट डिपेंडेंस से हमने पहले भी देखा, कल सिद्धांत भी पढ़े हमने, कि उसके जीवन के कई सारे पहलुओं में असर डालता है। खाली उसको शारीरिक टूटन नहीं होती, विड्रॉल नहीं होते, उसके फिजिकल कुछ नुकसान भी होते हैं। HIV हो गया, एब्सेस होगी, साइकोलॉजिकल उसको रहता है, एंजाइटी हो जाती है, ठीक है। नशे की वजह से कुछ मानसिक बीमारियां भी हो सकती हैं, नशे की वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है, नशे की वजह से भी चिंता घबराहट की बीमारी लग सकती है। फिर सोशल हार्म्स हुए होते हैं, उसको समाज उसको स्टिग्मेटाइज करता है, नशेड़ी बोलता है, अपने साथ बैठाता नहीं है, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, काम नहीं वो कर पाता, नशे की वजह से उसको काम से निकाला जाता है, ठीक है। काम वो कर ही नहीं पाता अगर नशा ना ले। वो बोलेगा मेरे को टूटन होती है, मैं रिक्शा चला ही नहीं पाता जब तक मैं नशा ना लूँ। फिर लीगल चोरियां करते हैं, चोरियों का पर्चा हो जाता है, नशा बेचते लेते पकड़े गए, NDPS का पर्चा हो सकता है, शराब पीते हुए पकड़े गए, चलान हो गया, तो लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं। ओपिएट डिपेंडेंस की वजह से ये सारे नुकसान अलग अलग उसके जीवन के पहलुओं में हो सकते हैं। तो हमें इन चीज़ों को भी एड्रेस करना होगा एक सफल इलाज देने के लिए। रिवॉल्विंग डोर, हम पार्क में जाते हैं, ऐसा डोर रहता है ना, एक घुस गया एक फिर एंटर हो गया, रिवॉल्विंग डोर रहता है ना। इंसान नशा लेता है, वो पहले नशा लेने लगता है, फिर वो उसका आदी होता है ना, एक्सपेरिमेंटेशन से डिपेंडेंस में जाता है, फिर वो इलाज में आता है, फिर वो रिलैप्स हो जाता है, फिर नशा लगता है। हमारे पास भी ऐसे पेशेंट आते हैं ना कि इलाज लेते रहे 5-6 महीने, फिर एकदम से गायब हो गए, आने नहीं चालू हुए, फिर पता करती हैं आउटरीच टीम की वो तो नशा लेने लग गया, है ना। तो नशा लेते हैं, नशे के आदी होते हैं, फिर इलाज में आते हैं, फिर रिलैप्स होते हैं, फिर दोबारा नशा लेने लगते हैं। तो उनका जीवन जो है वो एक रिवॉल्विंग डोर की तरह मतलब घूमता रहता है इस क्रिया में। फिर इंजेक्शन लगाने से क्या क्या नुकसान होते हैं। HIV हो सकता है, C हो सकता है, हेपेटाइटिस एब्सेस हो सकता है, और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, वेरियस इन्फेक्शंस हो सकती हैं, गंदे पानी कोई इंजेक्ट कर लेते हैं तो ओवरडोज हो सकती है, उसकी वजह से डेथ हो सकती है। और क्या हो सकता है इंजेक्शन लेने से, वेन्स ब्लॉक हो जाता है ना, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें, ओवरडोज हो सकती है, एब्सेस हो सकता है, रिस्क ऑफ ब्लड बॉर्न इन्फेक्शंस हो सकती हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे नुकसान जो हमने देखे मल्टीपल स्फीयर्स में उसके हो रहे हैं, वो भी होते हैं। तो ओपियोइड डिपेंडेंस, है ना, ओपियोइड की जो बीमारी है वो एक मानसिक बीमारी है। WHO ये कहता है इट्स अ मेंटल डिजीज, क्रॉनिक ब्रेन डिजीज है, जिसमें इंसान बार बार रीलैप्स होता है, बार बार नशा लेने को जाता है। और रीलैप्स जो है इट इज़ वेरी कॉमन। जैसे BP शुगर वाला पेशेंट जो है वो भी रीलैप्स होता है, ठीक है। लेकिन हम जो ओपिएट डिपेंडेंट वालों को हम स्टिग्मेटाइज करते हैं कि तुम क्यों फिर से रिलैप्स हो गया, और जो दूसरी बीमारियों में उसमें हम ऐसे नहीं बोलते, है ना। तो इट इज़ अ क्रॉनिक ब्रेन डिजीज,
ठीक है। और इसकी इलनेस ऐसी है, इंसान जो है बार बार रिलैप्स होता है, आप जितनी भी कोशिश कर लो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि इलाज में कोई दिक्कत थी, बीमारी का ही पार्ट है रिलैप्स होना। फिर हमने कल देखा था कि मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन है, बीपी शुगर होने के भी जेनेटिक कारण है, इसमें भी है। हमने कल देखा कि इन्वायरमेंटल फैक्टर भी रोल प्ले करते हैं, भाई आप मीठा खाते रहोगे तो वो एक फैक्टर हो गया, इसमें आप माड़ी संगत बुरी संगत के साथ रहोगे तो वो हो गया, है ना। तो मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन दोनों में है, सिमिलर टू डायबिटीज़ हाइपरटेंशन रिलैप्स होते हैं, ठीक है। और हमें मल्टी मोडल ट्रीटमेंट जो इनमें देना पड़ता है, काउंसलिंग हमें शुगर वाले पेशेंट की भी करनी पड़ती है, मेडिसिन हमें ओएसटी में भी देनी है, मेडिसिन हमने डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन में भी देनी है। तो हमारी जो अप्रोचेज़ हैं वो मल्टी मोडल होती हैं इसमें भी और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में भी। तो ये एक मानसिक बीमारी है ना, कोई मॉरल फ्लॉ नहीं है कि इंसान का कोई मॉरल एक्ट था इसलिए वो कर रहा है। WHO ये कहती है ये एक मानसिक बीमारी है और हम एज अ एडिक्शन प्रोफेशनल इसको एक मानसिक बीमारी समझें। वी कैन कंपेयर द रिलैप्स रेट ऑफ ड्रग एडिक्शन विद डायबिटीज़ हाइपरटेंशन एस्थमा। तो इसमें भी 50-60% है, हाइपरटेंशन में भी 50-60% है। डॉक्टर ने मेटफॉर्मिन लिखी, सारी लाइफस्टाइल चेंजेस बताई, पेशेंट फिर भी शुगर जो है 1 महीने के बाद फॉलोअप में आया 200 प्लस थी, है ना। वो उसने मिठाइयाँ बहुत खाई शादी पे, उसने जो परहेज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताई थी, सैर बताई थी, वेट रिडक्शन बताया था, वो कुछ नहीं किया। और हमारे पेशेंट में भी ऐसा होता है, जितना नशा वो पहले ले रहे थे इलाज लेने से पहले, उतना ही वो दोबारा लेने लग गए। इस चीज़ को हम रिलैप्स कहते हैं, जो सेम पैटर्न में चला गया जैसे इलाज लेने से पहले था। तो रिलैप्स रेट जो है नशे की बीमारी में वो हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के साथ सिमिलर है, ठीक है। लेकिन हम इनको अलग तरीके से टेंड करते हैं, इन लोगों को हम कहते हैं कि आइए, है ना। तो ये हमें समझना जरूरी है कि इसमें रिलैप्स जो है वो कॉमन है और बीमारी का हिस्सा है। अब हमारे पास ओपियोइड डिपेंडेंस को एड्रेस करने के लिए, मैनेज करने के लिए क्या क्या तरीके हैं वो हम देखेंगे। एक तो है कि हम उसको शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट कर सकते हैं, ओपीडी बेसिस पे उसको डिटॉक्स कर सकते हैं, जिसमें डॉक्टर क्या करता है उसको हमने देखा था कि ओपियोइड छोड़ने पे क्या होता है, ओपनिंग ऑफ ऑल होल्स, है ना। तो जो भी सिम्टोमेटिक उसको दिक्कतें आ रही हैं, डॉक्टर जो है उसको उनका ट्रीटमेंट देता है। तो इसमें खाली जो है उसके विड्रॉल को ही हम केटर करते हैं मेडिसिन के तहत। तो मेडिसिन दे के जो इलाज करते हैं, जो मेडिसिन असिस्टेड विड्रॉल मैनेजमेंट भी हम इसको बोलते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म का कोर्स होता है। फिर हमारे पास दूसरा क्या है, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट है, जिसमें हम एगनिस्ट ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो एगनिस्ट हमने क्या, एगनिस्ट किसको बोलते हैं हम, जो रिसेप्टर पे, है ना, हाँ, फुल एगनिस्ट और पार्शियल, है ना। एक हमारे पास ये ट्रीटमेंट है। फिर हमारे पास एंटागनिस्ट ट्रीटमेंट है। तो एंटागनिस्ट क्या करता है, रिसेप्टर पे बैठेगा लेकिन कोई काम नहीं करेगा, है ना, ब्लॉक करके बैठ जाएगा। वो जो हमने लॉक देखा था उसमें चाबी फंस कर बैठ गई, है ना। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, खाली एक्यूट विड्रॉल है, जो हमने देखे कुछ दिन से लेके कुछ हफ्ते तक, 2-3 हफ्ते तक जो रह सकते हैं, जो कि ओपनिंग ऑफ ऑल होल्स थे, है ना। तो वो जो विड्रॉल आए हैं, हमारा गोल ये रहता है कि उसके जो विड्रॉल है सेफली हम मैनेज कर लें और उसको दिक्कत ना हो। अगर पेशेंट मेडिसिन भी नहीं लेगा तब भी ओपियोइड से छोड़ने से कोई ऐसे जान नहीं चली जाएगी, मतलब डिस्ट्रेसिंग बहुत है। तो वो डिस्ट्रेस को दूर करने के लिए, क्योंकि सारे पेशेंट ऐसे छोड़ नहीं पाते कि मैं इसको झेल पाऊंगा, ठीक है। तो हमें उनका अक्यूट विड्रॉल को हम मैनेज करते हैं, जो भी उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है डॉक्टर वो देते हैं, और ये कुछ दिन से लेके कुछ हफ्ते तक, 2-3 हफ्ते तक का ये इलाज जो रहता है। और इसमें हम खाली अक्यूट विड्रॉल को ही केटर कर रहे हैं। फिर हमने पढ़ा कि क्रॉनिक विड्रॉल भी हैं जो कुछ लंबा समय चलते हैं, इसमें नींद नहीं आती, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, भूख नहीं लगती, मन नहीं लगता, है ना। वो सारी हमने देखी, डीप मसल एक्स हैं, पिन्नियाँ दुखती हैं, कमर में दर्द रहता है। तो वो सारी चीज़ें इसमें केटर नहीं कर पाते, क्योंकि इलाज ही 3-4 हफ्ते का ये वाला,
तो इसमें रीलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और क्रेविंग जो साइकोलॉजिकल कंपोनेंट है, मन में इच्छा हो रही है कि नशा ले लूँ, वो 3-4 हफ्ते में नहीं जाता, तो क्रेविंग जो है लंबा समय रहती है। जो शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट है उसमें क्रेविंग को नहीं हम केटर कर पाते, हम जो लंबे समय तक विड्रॉल चल रहे हैं उसको नहीं हम इशू कर पाते, उनको नहीं एड्रेस कर पाते। और जो उसके जीवन में और साइकोसोशल इश्यूज आई थी, उसको मानसिक कोई प्रॉब्लम है, सामाजिक है, घर में लड़ाई है, वो सारी चीज़ें ये 3-4 हफ्तों में हो नहीं पाती। तो इसकी वजह से पेशेंट जो है रीलैप्स हो जाता है। तो ये इलाज के अंदर रीलैप्स रेट ज़्यादा है क्योंकि ये छोटे समय का इलाज है। WHO ये कहती है कि मिनिमम पीरियड 3 महीने का होना चाहिए अगर किसी को नशे की बीमारी का इलाज देना, चाहे वो काउंसलिंग प्लस मेडिसिन है, मेडिसिन अकेली है या काउंसलिंग है। रिजल्ट यही देखा गया कि मेडिसिन प्लस काउंसलिंग जो दोनों का ही रिजल्ट जो है फिर बढ़िया आता है। तो शॉर्ट टर्म विड्रॉल मैनेजमेंट में ये दिक्कतें हैं। इसमें एक्यूट विड्रॉल को तो हम एड्रेस कर पाते हैं, लेकिन जो लंबे समय तक विड्रॉल है, क्रेविंग है और साइकोसोशल इश्यूज हैं, उनको हम एड्रेस नहीं कर पाते। तो दूसरी हमारे पास क्या ऑप्शन है, लंबे समय वाले इलाज। अब लंबे समय वाले इलाज में हमारे पास है एंटागनिस्ट ट्रीटमेंट, है ना। एंटागनिस्ट हमने पढ़ा कि एंटागनिस्ट हम उसको बोलते हैं जो रिसेप्टर पे बैठता है लेकिन एक्शन कुछ नहीं प्रोड्यूस करता। अब इस चीज़ का फायदा क्या होगा, अगर ऊपर से वो कोई नशा लेगा तो उसको मज़ा ही नहीं आएगा, तो मज़ा नहीं आएगा तो ये माना गया है कि अगर मज़ा, हम वही चीज़ करते हैं जिसमें ज़्यादा मज़ा आता है ना। तो रिसेप्टर पे पहले अगर एंटागनिस्ट बैठा है, लॉक में अगर पहले एंटागनिस्ट वाली चाबी लगी हुई है और ऊपर से वो नशा लेगा तो उसको असर ही नहीं होगा, वो लॉक खुलेगा ही नहीं। तो खुलेगा नहीं, असर नहीं होगा, तो धीरे धीरे वो डीकंडीशनड हो जाएगा, जो नशे लेने की आदत थी वो उसकी छूट जाएगी। पहले तो ये शुरू कैसे करते हैं, हम पेशेंट को पहले डिटॉक्सीफाई करते हैं, मतलब उसके विड्रॉल को मैनेज कर लिया। अब उसको हम कोई ओपियोइड नहीं दे रहे, कोई उसको ओपियोइड वाली मेडिसिन नहीं दे रहे। तो ओपियोइड वाली मेडिसिन को छोड़े हुए को 3 से 7 दिन होने चाहिए, उसके बाद हम देते हैं। तो हमारे पास इसके अंदर नेल्ट्रॉक्सन की गोली आती है, नेल्ट्रॉक्सन। वो नेल्ट्रॉक्सन इज एन ओपियोइड एंटागनिस्ट, है ना। तो वो गोली चालू करते हैं और कुछ महीनों और सालों तक, ये 1 साल तक दवा चलती है ये। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे आपने बताया कि उसका इफेक्ट ही नहीं आएगा। नेल्ट्रॉक्सन पहले लॉक के अंदर बैठी है, ऊपर से नशा लेगा तो नशे का असर नहीं हुआ, इसको हम कहते हैं ब्लॉकिंग इफेक्ट, ब्लॉक कर दिया। उसके बाद उसको मज़ा नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा तो वो नशा नहीं लेगा। लेकिन ये हर लोग इसको कर नहीं पाते, हर लोग इसको इस इलाज से सहमत नहीं होते। कुछ ही लोग होते हैं जो हाईली मोटिवेटेड हों, जो चाहें कि मेरे को कोई दवाई नहीं चाहिए, मेरी सोशियो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग भी अच्छी है, काम पे भी जाते हैं, समाज में उनका भी नाम है, यंग एज है। तो ऐसे लोगों में हम ये चीज़ शुरू करते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, ये विड्रॉल को केटर नहीं करती। क्रॉनिक विड्रॉल जो लंबा समय चलने वाले हैं, ये तो खाली रिसेप्टर पे बैठेगी, और अगर कोई नशा लेगा उसके ऊपर से तो उसका असर नहीं होगा। कोई ये आराम नहीं देती, एक दायरा बांध देती है कि हाँ दवाई ली हुई है, ऊपर से नशा लूँगा तो असर नहीं होगा। तो इसके रिटेंशन रेट हैं जो पुअर हैं, मतलब लोग जल्दी से छोड़ देते हैं। और फिर हमारा ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म एगनिस्ट ट्रीटमेंट, है ना। तो हमने देखा एगनिस्ट क्या, जो रिसेप्टर पे बैठता है और उसका एक्शन प्रोड्यूस करता है। इनका एक्शन जो है एक ओपियोइड की तरह ही है इसका, लेकिन हम वो मेडिसिन यूज़ करते हैं जिसका एडिक्शन पोटेंशियल कम है, जैसे कि बुप्रेनॉर्फिन और मेथाडोन। ये हम OST में यूज़ करते हैं और इसका इलाज जो है कुछ महीनों से लेकर सालों तक चलता है। और इसको देने से हम देखते हैं कि बुप्रेनॉर्फिन जब से चालू किया, टीका लेना कम हो जाता है, काम पे जाने लगता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करता था वो कम हो जाती हैं। तो इसके बेनिफिट्स ऐसे दिखाई देते हैं। और क्योंकि ये विड्रॉल को भी केटर करता है, विड्रॉल भी इससे मैनेज हो जाते हैं, क्रॉनिक विड्रॉल भी इससे काफ़ी हद तक मैनेज हो जाते हैं। तो पेशेंट हमारे साथ जुड़ा रहता है और पेशेंट को ये इलाज एंटागनिस्ट से और शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट से ज़्यादा पसंद आता है ना। और लंबा टाइम चलता है तो हम उनकी जो सोशियो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग जो ख़राब हुई थी उन पे भी काम कर पाते हैं, और बहुत सारे जो उनके जीवन के पहलू ख़राब हुए थे उनको भी देख पाते हैं। तो हमारे साथ लंबे समय तक वो जुड़ा रहता है ये इलाज में, ठीक है। तो समराइजिंग दिस स्लाइड, ओपियोइड क्या है, वो सब्सटेंस जो अफीम की तरह काम करते हैं,
फिर ये नेचुरल भी हो सकते हैं, सिंथेटिक भी हो सकते हैं, सेमी सिंथेटिक भी हो सकते हैं। ओपियोइड्स को हम वेरियस ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, पेन किलर, कफ सप्रेशन के लिए, है ना, दर्द के लिए, और ओएसटी के तौर पे यूज़ करते हैं, नशे के इलाज के लिए यूज़ करते हैं, डायरिया हो गया उसके लिए यूज़ करते हैं, है ना। तो लेकिन ओपियोइड का यूफोरोजेनिक इफेक्ट है, मज़ा देता है, जर्नल वेलबिंग महसूस होती है, तो लोग इसके आदी भी हो सकते हैं। फिर जो ओपियोइड के विड्रॉल है वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, लेकिन बहुत डिस्ट्रेसिंग है। फिर हमने देखा ओपियोइड डिपेंडेंस एक क्रॉनिक रिलैप्सिंग ब्रेन डिजीज़ है, मानसिक बीमारी है, कोई मॉरल फ्लॉ नहीं है। फिर इसको ठीक करने के लिए हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं, जो कि कुछ समय का इलाज है, या एंटागनिस्ट मेंटेनेंस ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लेकिन सबको पसंद नहीं आता। एगनिस्ट ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जो हम ओएसटी देते हैं। फिर यही देखा गया कि एगनिस्ट ट्रीटमेंट जो है उससे बेटर आउटकम निकल के आता है बाकी ये दो स्ट्रेटजीज से। एगनिस्ट मेंटेनेंस ट्रीटमेंट है, इसका बेटर आउटकम आता है, प्लस जब हम साथ में काउंसलिंग देते हैं और उसके जीवन के बाकी सारे पहलूज को भी एड्रेस करते हैं।